अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे। सो टॉपिक आज का जो हमारा है वो है डिपेंडेंसी एंड इंटरडिपेंडेंसी। ये पार्ट 1 का टॉपिक है और ये टॉपिक अगेन 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कि डेवलपमेंट्स हुई थी प्राइमरीली उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वी शैल डेल्व इनटू दैट एंड वी शैल सी कि ये कैसे डील करता है। और जो जो मेरी स्लाइड्स का कंटेंट होता है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस कंटेंट को आपने पेपर में हर सूरत में इनकलकेट करना है इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, मार्कर के साथ हाईलाइट कीजिएगा उन चीज़ों को। ये बड़ी टेक्निकल और यूजफुल टर्म्स हैं, इनको अगर आप आईआर में यूज नहीं करेंगे तो वो फील नहीं आती एग्जामिनर को। एक है अखबार की तरह से आपको सब कुछ पता भी है, आप लिख भी देंगे, लेकिन इन अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ आईआर you need to connect the answer with the terms of IR also, so that the examiner can have the feel. So we come to the point. An economic theory proposed by the developing Latin American countries, डिपेंडेंसी की और इंटरडिपेंडेंसी की। रॉल प्रेबिस्ट इसका बेसिकली प्रोपोनेंट था। 1960 और 1970 की दहाई में इट वाज एन इंपॉर्टेंट टूल। डिपेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन पावरफुल, ये थ्योरी ये कहती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर कॉट इन अ स्पाइरल, दे आर मेड टू डिपेंड ऑन द developed countries even after getting independence in the aftermath of the World War II and in the process of decolonization. They are still not able to control their own fate. They are not able to create surplus, economic surplus. They are not able to take politically correct decisions. They are not free in the sense of economy and political economy. They are made to depend on their erstwhile colonial masters. And even if they try to create an economic surplus, it is being funneled out to the more advanced countries so that poor people in the poor regions remain poor. So जो मैंने सब कुछ बोला है वो इसकी एक्सटेंशन की है मैंने। ओके, कैटेगरीज। अब 4 कैटेगरीज डिफाइन करते हैं डिपेंडेंसी डिस्कोर्स वाले। सेंटर सेंटर, पेरिफेरी सेंटर, सेंटर पेरिफेरी, पेरिफेरी पेरिफेरी। ये है क्या? अब अगर वहां पे आप, मेरी वैसे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन गुजारे के लिए, अगर वहां पे आप इस तरह कुछ बना भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। ये सेंटर सेंटर हो गया, ये पेरिफेरी सेंटर हो गया, ये सेंटर पेरिफेरी हो गया, ये पेरिफेरी पेरिफेरी हो गया, और सबको फिर एक ना नॉमेनक्लेचर भी उनका बता दीजिएगा। सेंटर सेंटर नाम से जाहिर है हाईली एडवांस्ड कंट्रीज, एडवांस्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। अमेरिका, ऑफ कोर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। पेरीफेरी सेंटर वो हैं जो कि रीजनेबली एडवांस्ड, मतलब हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है लेकिन सुपर पावर के लेवल पे नहीं पहुंचते, मतलब सेंटर सेंटर से थोड़े से कम है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये वाले कंट्रीज। फिर आते हैं सेंटर पेरिफेरी, ये इस कैटेगरी के बाद वाले मुल्क हैं जो कि तेजी से डेवलप कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है ये एडवांस्ड इकोनॉमीज बन जाएंगी। ब्रिक्स एक अच्छी मिसाल है इसकी। चाइना ऑफ कोर्स अब उसमें आप ना डालें, वो काफी ऊपर चला गया उसका मामला, लेकिन ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, दे फॉल इन सेंटर पेरिफेरी। और पेरिफेरी पेरिफेरी बेचारे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनकी सिर्फ आखिरत है। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज मैक्सिमम, बारिंग द ऑयल रिच वंस, ऑलमोस्ट सारा अफ्रीका तकरीबन, साउथ अफ्रीका और 2-4 को निकाल के, मेजर कंट्रीज ऑफ इवन लैटिन अमेरिका, वो पेरिफेरी पेरिफेरी। ये 4 कैटेगरीज हो गई। अब हम देखते हैं कि इन चारों कैटेगरीज का आपस में इंटरप्ले क्या है।
डिपेंडेंसी वाले कहते हैं कि ये जो है ना पॉइंट, सारे बुलेट्स, ये एक एक पॉइंट है और उसको आपने एक्सप्लेन करना है पेपर में. देयर इज नो यूनिवर्सल मॉडल फॉर ग्रोथ. जब वेस्टर्न पावर्स या एडवांस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट पावर्स जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद हैं और राज कर रही हैं, जब वो डेवलप कर रही थी तो उस वक्त कॉलोनियलिज्म का दौर था, मर्केंटाइलिज्म का. यू आर टू extract the raw material from some other land. You are to actualize that raw material with the application of the labor to generate the surplus, and you have to funnel that surplus to your native land. So उस वक्त के मॉडल को, या जिस तरह उन्होंने तरक्की की है, वो मॉडल यूनिवर्सल नहीं था और उस तरीके से दुनिया का हर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. हमें मामलात को कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा और इंडिजनाइज करना पड़ेगा. दूसरा, इंक्लूजन ऑफ सोशल इंडिकेटर्स. बात यह है कि जीडीपी या जीडीपी पर कैपिटा या जो इस तरह के फैंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जीएनपी या करंट अकाउंट या इवन ट्रेड वॉल्यूम, ये सही तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज की कंडीशन को नहीं बता सकते. हमें ना जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन. ये चीजें बताएंगी कि डेवलपिंग कंट्रीज की ट्रेजेक्ट्री जो है वो ठीक है या गलत है. डिफरेंट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो इन डेवलपिंग कंट्रीज. अगेन, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो प्राइमरीली इंडस्ट्रियल नहीं है, वो प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चरल है. तो अगेन आप इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज को इन टोटो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी सूरत. ठीक है. डेवलपिंग कंट्रीज में एक और इशू है कि वहां पे कंपटीशन जो है वो अनहेम्पर्ड नहीं है. उधर रेशियल एथनिक किस्म के इश्यूज भी मौजूद है. इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है. वो ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि जो चारों कैटेगरीज हैं, सेंटर सेंटर पेरिफेरी सेंटर, वो सारी, उनमें ना डिवीजन ऑफ लेबर है. जो सेंटर सेंटर है वो अपने आप को फीड करता है, जो पेरिफेरी सेंटर है वो अपने आप को सेंटर सेंटर को फीड करता है. जो सेंटर पेरिफेरी है वो फीड करता है पेरिफेरी सेंटर को और सेंटर सेंटर को. समझ आ गई? अपने आप को फीड करने के अलावा. और जो पेरिफेरी है वो अपने अलावा सबको फीड करता है. मतलब इट डज नॉट फीड इटसेल्फ, इट जस्ट फीड्स द अपर पेरिफेरीज और द अपर टियर्स ऑफ द डोमेन. सो लेबर अगर डेवलपिंग कंट्रीज में आप लगा भी रहे हैं, उसका फायदा डेवलपिंग कंट्रीज को खातिर हुआ नहीं हो रहा. क्लास डिस्टिंक्शन इज अ बिग प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज. वंस अगेन, पुअर और रिच की जो डिवाइड है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, उसकी वजह से पुअर का फायदा नहीं हो रहा. दुनिया के जितने भी पुअर हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी ये एलिज करती है कि वो जो दुनिया के जितने भी रिच हैं वो सारे मिले हुए हैं. और इवन पेरिफेरी के जो रिच हैं उनका इंटरेस्ट है टू परपेचुएट देयर पावर, सो दे मेक अलाइजन विद द रिच ऑफ द पेरिफेरी सेंटर पेरिफेरी या सेंटर सेंटर in order to keep the poor poor. Okay, again, जो ग्लोबल कैपिटलिस्टिक सिस्टम है इसको आप इन टोटो अगेन अप्लाई नहीं कर सकते डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर. ये एक्सप्लॉयटेटिव है. ठीक है. जैसे कि ये जो आजकल की वो एलएचपी करते हैं, वर्ल्ड बैंक या जो एमएनसीज हैं या आईएमएफ है या डब्ल्यूटीओ है, इवन ये सारी वेस्टर्न स्टूजेस हैं. वाइडनिंग इकोनॉमिक गैप मैंने आपको बता दिया है कि बजाय गैप कम होने के ज्यादा हो रहा है. और जो मॉडर्न डिपेंडेंसी है इसका ये आर्गुमेंट यहां से देते हैं डेट. इवन आजाद होने के बावजूद इट्स अ फॉर्म ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अंडर इमेंस डेट रखा गया. आईएमएफ इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट. वो लोन देता है, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है, जो हमने पहले पढ़ा भी था, एसएपी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, और उनके थ्रू फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इकोनॉमी को
वहां से ड्राइव करता है. सो एक लिहाज से हम कह सकते हैं वाकई कि इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी एंड डिपेंडेंसी. 1970 से लेकर 2002 तक the African region got $540 billion in aid. अभी उतारना कैसे उतारेंगे बेचारे? through the following of terms and conditions first and then with strings attached, और लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट भी देंगे. सो एक विशियस साइकिल है जिसके ऊपर उनको डिपेंडेंट रखा गया है. यहां तक समझ आइए. अब हम आते हैं टुवर्ड्स द इंटरडिपेंडेंसी. रॉबर्ट क्यूहेन और जोसेफ नाय ये इसके प्रोपोनेंट्स हैं. वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है इट हैज बिकम कॉस्टली और दुनिया आपस में इंटरकनेक्ट हो गई है. जो भी ग्लोबलाइजेशन की बातें हैं वो उठा के सारी यहां पे फेंकते हैं. दुनिया इस वक्त इंटरकनेक्टेड है. हम न्यूक्लियर वॉर या इवन जो सिंपल कन्वेंशनल वॉर्स हैं दुनिया उनको अफोर्ड नहीं करती. हाई इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑब्सोलीट हो गया है, कॉस्टली हो गया है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिजीम्स की डेवलपमेंट की वजह से दुनिया अगेन इंटरडिपेंडेंट हो गई है बहुत ज्यादा. सो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से अब ये नहीं होगा कि हर वक्त जंग होगी या कॉन्फ्लिक्ट होगा. नेशंस एंड कंट्रीज विल फाइंड सम अदर मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बार्गेनिंग टूल्स, ऑफ कोर्स दे विल बार्गेन. और दूसरा एसिमेट्रिक इंटरडिपेंडेंस. इसके अंदर ये है कि जरूरी नहीं है कि जो ताल्लुक हैं नेशंस के दरमियान में वो सिमेट्रिकल हो. ताकतवर कौम और वीक कौम के दरमियान भी ताल्लुक है जिसको हम एसिमेट्रिक इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. बाज़ औक़ात ताकतवर कौम ये नहीं कि वीक कौम से कोई डर गए जाती है, बल्कि वो इंटरडिपेंडेंसी इस तरह की होती है कि अगर वीक कौम कुछ अपना मनवाना भी चाहती है तो बाज़ औक़ात जो स्ट्रांग है वो उसकी बात को मान लेती होती है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस. बेशक अगर वीक कौम कुछ कर नहीं सकती उस ताकतवर कौम का, लेकिन वो वेब इतना एंटेंगल्ड है कि हर बंदा कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है. तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस इज नॉट ऑलवेज सिमेट्रिकल, नॉट ऑलवेज ऑन दी इक्वल फुटिंग्स. इसकी डायमेंशंस हैं दो, एक सेंसिटिविटी और वल्नरेबिलिटी, और दूसरी मैंने आपको पहले बता दी है इंटरकनेक्टेडनेस. सेंसिटिविटी ये है कि कोई कौम या कोई रीजन हाउ मच दे आर सेंसिटिव in degrees to changes happening in some other region. इसको हम कहते हैं अफगानिस्तान में जो जंग हो रही है उससे पाकिस्तान कितना सेंसिटिव है, इंडिया कितना सेंसिटिव है. जवाब हम सबके सामने है. म्यांमार में जो किलिंग हो रही है, बर्मा में जो की है वहां के रखाइन स्टेट के अंदर, उसका इम्पैक्ट बर्मा के मुसलमानों पे क्या पड़ता है, नेपाल के मुसलमानों पे और इंडिया के मुसलमानों पे और पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ता है, और फिर बाय एक्सटेंशन ईरान पे क्या पड़ता है, वो ऑफ कोर्स वो वेरी करेगा. मिडल ईस्ट की जो वॉर है, सीरिया में जो वॉर है, उसका इम्पैक्ट टर्की पे क्या पड़ता है और बाकी मिडल ईस्ट पे और पाकिस्तान पे क्या पड़ता है. ऑफ कोर्स हम वो अगर ट्रांसनेशनल टेररिज्म के कॉन्सेप्ट को निकाल दें अंदर से तो हम ये कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट की वॉर बेशक ग्लोबल इंप्लीकेशंस रखती है, इमीडिएट इफेक्ट कोई नहीं आ रहा. हाँ, अफगान वॉर का आ रहा है. सो दिस इज द लेवल ऑफ दिस इज सेंसिटिविटी टू एनी फिनोमेना. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक खित्ते में इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरे खित्ते के साथ कैसे ताल्लुक एस्टेब्लिश होगा. और दूसरी चीज है वल्नरेबिलिटी. Two nations can be equally sensitive to a particular phenomena, but they might not be equally vulnerable. The degree distribution of costs incurred by the states as to the change in the variable in some other nation regarding that thing. Vulnerable कितनी है कोई state? मिसाल के तौर पे दो nations जो हैं वो they might be equally sensitive to the change in oil prices, but they might not be equally sensitive. They might not be equally vulnerable to change in oil prices. मुमकिन है कि जो एक मुल्क है
वो ऑयल की जगह शिफ्ट कर ले अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, सो इट विल नॉट बी दैट वल्नरेबल। दूसरा बेशक ना कर सके, दैट विल बी मोर वल्नरेबल। इससे हम डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी निकालते होते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस का मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी बता दिया, देयर इज नो नीड टू डेल्व फर्दर इनटू दैट। हाँ जी, एक और बात, इंटरकनेक्टेडनेस की 3 वैसे क्लॉजेज हैं जो अगर मैं ना बताऊं तो ज्यादती होगी। एक कि स्टेट्स जो है वो इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं, और वो इंटरडिपेंडेंसी है वो सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर भी दाखिल हो चुकी है। दूसरा, जो स्टेट्स की डिसीजन मेकिंग है वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से इरोड हो गई है। और तीसरा ये कि जितना ज्यादा ये इंटरकनेक्टेड होती जाएंगी उतना ज्यादा दे विल बिकम सेंसिटिव टू डिसरप्शंस इन द वर्ल्ड। तीनों पॉइंट्स मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इंटरडिपेंडेंसी इज अ चैलेंज टू रियलिज्म इन बाय द वे 3 ways। एक तो जो उसकी कोर फिलॉसफी है रियलिज्म की, ये स्टेट्स को अंडरमाइन करती है। ये कहती है स्टेट्स के लेवल पे सब कुछ नहीं होता, अब डिपेंडेंसी और इकोनॉमिक स्फीयर भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स लेवल के ऊपर करती है, और मतलब ये ट्रांसनेशनल एक्टिविटी को हाई रेट करती है देन द नेशनल एक्टिविटी। दूसरा, आपको याद होगा रियलिज्म जो थी उसका फोकस होता था हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स पे। हाई पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स वाज द पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, लो पॉलिटिक्स वाज ट्रेड, लो पॉलिटिक्स वाज ट्रेड। ऑफ कोर्स इंटरडिपेंडेंसी ने इस चीज को भी चैलेंज किया है, ये चीज वो कह रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरी ये कि जो मिलिट्री फोर्स है इस कॉम्प्लेक्स इरा ऑफ इंटरडिपेंडेंस के अंदर इट इज बिकमिंग बाय द वे ऑब्सोलीट। ठीक है, सो वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज। आई होप समझ आ गई होगी।